अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। ओके यस सर। ओके ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट में हम बात कर रहे थे, ये स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट दो किस्म के होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट और अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट। स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट जो है नए तौर पर एमराल्ड उसको ज़्यादा वो करता है, सपोर्ट करता है, और आमतौर पर उन्हीं की तरफ ही एट्रीब्यूट होता है। और उसके ये क्या है कि आपका जो भी लिटरेचर आर्टिकल है, उस आर्टिकल के मुख्तलिफ सेक्शंस जो हैं वो बना दिए जाते हैं, और उसके अंदर से उसकी जो हर एक सेक्शन की एक समरी जो है वो स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट में दी जाती है, यानी वो इट कंटेन्स द फेयर सैंपल ऑफ योर आर्टिकल, ठीक है, एंड कंटेन्स द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच सेक्शन। ओके, तो मुख्तलिफ हेडिंग्स यूज होती हैं, मगर कुछ ऑप्शनल होती हैं और कुछ जो हैं वो आप समझें कि मैंडेटरी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिसाल के तौर पर सबसे पहले पर्पस दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ जो है जर्नल्स के अंदर आपको बैकग्राउंड सबसे पहले मिलेगा, जो कि एक ब्रॉड एरिया को जाहिर करेगा, और पर्पस में वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। पर्पस में बता रहा था कि आपको वो बताएगा कि जी इसमें वेरिएबल्स के कौन कौन से नाम हैं, उनके दरमियान में लिंक क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपके हाइपोथेसिस क्या है, ये, और आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें तकरीबन यहाँ से इंडिकेट हो जाती हैं। डिज़ाइन और मेथोडोलॉजी में आपका पास जो आज का हमारा लेक्चर था वो सारा यहाँ से आप उसको एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर आप एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ आपको ये पता चलेगा, या ये आप बता सकते होते हैं कि आपकी रिसर्च है क्या चीज़, एक्सप्लोरेटरी है और डिस्क्रिप्टिव है या एक्सप्लेनेटरी है, डिडक्टिव अप्रोच यूज़ की है या इंडक्टिव अप्रोच यूज़ की है, आपके सैंपल कौन से हैं, और जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, ठीक है। Context research of context of the research is very much important because your finding will be interpreted with regard to your context. Okay, अगर आपके ऑब्जेक्टिव से आपकी रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट जहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया वो मैच नहीं कर रहा, तो भी आपकी रिसर्च की वैलिडिटी जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है। फिर आपकी आ गई यहाँ से कि जी आपने डेटा जो कलेक्ट किया उसके लिए आपने टूल कौन से यूज़ किए, और उसके लिए आपने जो है मेथड कौन सा यूज़ किया। तो यहाँ पे हमने बात की कि जी स्ट्रक्चर्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चनर यूज़ हुआ है, और बता रहा था मैं कि जी क्वेश्चनर दो किस्म के होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में क्या है कि वो जस्ट लाइक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्रोटोकॉल के, उसके अंदर आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद आप एक जो है वो उनको ऑप्शन देते हैं, एक उनको आप क्या नाम है स्पेस देते हैं जहाँ पे लोग अपने वर्ड्स के अंदर अपना आंसर जो है वो लिख देते हैं। इसमें क्या होगा कि वो जो रिस्पांस हैं वो वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन ना, तो उसको फिर डेटा को एनालाइज करना ज़्यादा थोड़ा क्वालिटेटिव टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उन ऐसी डेटा को एनालाइज करने में। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड या ओपन सॉरी स्ट्रक्चर्ड या जो क्लोज एंडेड क्वेश्चनर हैं उस वो इट इज दे आर जस्ट लाइक द एमसीक्यूज कि वहाँ आप जो आंसर्स क्या है ऑप्शंस वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, और आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो आपके दिए हुए ऑप्शन में से ही कोई एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन जो सिलेक्ट करते हैं, फिर आप उसको फिर एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको पता चल गया कि क्वेश्चनर यहाँ पे कौन सा यूज हुआ। फिर सैंपल के ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेस्ट से हटके आपको ये भी पता चला कि उस डेटा को एनालाइज किस तरह किया, उसके अंदर अगर टूल टेक्निक की बात हुई है तो वो टूल टेक्निक कौन से यूज हुए, आया रिग्रेशन टेक्निक हुई है या आया कोरिलेशन यूज हुआ है, आया आपने एनोवा यूज किया है, आया आपने स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग यूज की है, आपने जो है क्या नाम है मल्टीपल रिग्रेशन यूज किया है, और कौन सी आपने टेक्निक यूज की है, डेटा को आपने कैसे एनालाइज किया। यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा आपकी जो स्टडी है जो आप पढ़ रहे हैं वो प्रोडक्शन को चेक कर रही है, प्रोडक्शन को देख रही है, या जस्ट एसोसिएशन चेक कर रही है, या वो इम्पैक्ट को चेक कर रही है, ठीक है, या वो लीनियर रिग्रेशन को चेक कर किस तरीके से है, और या वो मुख्तलिफ किस्म के मीन्स को कंपेयर कर रही है, ये आपको यहाँ से टेक्निक से पता चल जाएगा। तो यहाँ जो हमारी स्टडी है इसने एसीएम यूज़ किया, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग यूज़ की है। फिर सॉफ्टवेयर से भी पता चल जाता है, दो किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, एक कोवेरेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरे को जो है हम कहते हैं पीएलएस बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और तो ये जो सीबीएसई है और ये सॉफ्टवेयर की डिटेल में भी हम किसी टाइम चाहेंगे।
ये एमोस का एक सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, जो कि पहले भी मैंने आपको शायद दिखाया भी था लास्ट टाइम क्लास के अंदर, कि वो कैसा होता है, किस तरह वर्क करता है। और फिर या एमोस का है या पीएलएस का, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सी बुनियादी तौर पर एसीएम से रिलेटेड कौन सी अप्रोच यूज की है। फिर अगला जो सेंटेंस है, टोटल ऑफ 271 यूजेबल रिस्पॉन्सेज, ठीक है, वर एनालाइज्ड, यहाँ रिस्पॉन्स रेट भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि 271 बंदों के रिस्पॉन्सेज यहाँ इस स्टडी में यूज हुए हैं। कलेक्ट इससे ज्यादा हुए हैं क्योंकि ये 65% है, तो 100% शायद फिर इसे ज्यादा हो, ठीक है। तो फिर अगली जो बात थी, इंटरेक्शन एंड सिंपल स्लोप टेस्ट वर अप्लाइड टू टेस्ट मॉडरेटिंग इफेक्ट। यहाँ एसईएम का उन्होंने बताया, उसके साथ साथ मॉडरेटिंग इफेक्ट के लिए उसको फर्दर एनालाइज करने के लिए जो टेक्निक यूज हुई है उसकी यहाँ पे बात की हुई है। ये बात यहाँ तक आगे डिजाइन की, करना क्या था पर्पस में बताया, कैसे किया डिजाइन मेथोडोलॉजी अप्रोच में बताया, क्या आपकी रिजल्ट्स क्या आई, फाइंडिंग्स क्या आई, ये फाइंडिंग की हेडिंग में आपको पता चल गया। रिजल्ट्स इंडिकेट दैट ऑथेंटिक लीडरशिप इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू कमिटमेंट टू चेंज, ठीक है। ये आपका पहला हाइपोथेसिस था। यहाँ पे मतलब पता चलता है कि पहला हाइपोथेसिस है, क्योंकि अभी तक आप हाइपोथेसिस पे नहीं आए। और यहाँ पर्पस बेसिक भी पता चल जाएगा ना, तो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑथेंटिक लीडरशिप एंड कमिटमेंट टू चेंज। यहाँ आपने पहले तो उन्होंने ये फाइंड किया कि ऑथेंटिक लीडरशिप एक वेरिएबल है जो कि पॉजिटिव रिलेटेड है कमिटमेंट टू चेंज से, ठीक है। जब ये इस तरह की बात हुई तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, डिपेंडेंट कौन सा। फिर अगली बात होती है कि सिनेसिस अबाउट चेंज मॉडरेटेड दिस पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ तक बात तो होगी कि मॉडरेशन की है, मॉडरेशन की जो नेचर है वो क्या है, किस तरीके से मॉडरेट करता है। क्योंकि मॉडरेटिंग वेरिएबल लास्ट टाइम हमने बात की थी कि कंडीशनल वेरिएबल है, कि ये जो लिंक है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का, ये लिंक वेरी करता है विद रिगार्ड टू द लेवल ऑफ मॉडरेटिंग वेरिएबल। अगर मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है, इसको दो कंडीशंस हम उसके आइडेंटिफाई करते हैं कि आया उसकी कंडीशन जो है वो ये है कि समटाइम इट इज स्ट्रॉन्ग और समटाइम इट इज लो, या इट इज समटाइम हाई और समटाइम इट इज लो। तो लो होगा तो क्या होगा, अगर हाई होगा तो क्या होगा। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल को जो है वो हम चेक करते हैं कि लो में क्या होगा और हाई में क्या होगा। तो इस तरीके से जो हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। एक तो हम बात कर रहे थे कि जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है वो एक कंडीशनल एनालिसिस हम करते हैं ना, कि जी दो वेरिएबल हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान में जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो सम टाइम वेरी करता है विद रिगार्ड टू थर्ड वेरिएबल ना। कंडीशनल वेरिएबल या बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी हिंड्रेंसेस होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके तहत आप का जो है वो जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स का वो सेम नहीं रहता ना, और वो थर्ड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है या उसकी कंडीशन के ऊपर जो है वो उसके हिसाब से वेरी करता है। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि पहले जो बात थी कि लीडरशिप अगर ऑथेंटिक होगी तो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज के कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉइज की कमिटमेंट को डेवलप करेगी, ठीक है। यहाँ तक तो बात सीधी सीधी थी, मगर हमने कहा ये रिलेशनशिप बिल्कुल इस तरह सीधा सीधा नहीं है, ठीक है। क्योंकि लोग एम्प्लॉइज के जो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस रिलेशनशिप के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। और वो फैक्टर्स हमने कहा कौन से, हमने स्टडी किया था कि जी वो फैक्टर्स हैं बुनियादी तौर पर सिनिसिज्म अबाउट चेंज। सिनिसिज्म एक माइंड सेट है जिसके तहत आप किसी चीज के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, ठीक है। और समझे कि कोई ऐसी चीज रखते हैं जो आप उसके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते, ठीक है। तो हमने कहा अगर ऐसी फीलिंग्स हैं तो आप समझें कि वो जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा वीक होगा या जो कुछ भी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कहा ये मॉडरेट करता है, मॉडरेट करता है, मगर कैसे मॉडरेट करता है उसकी कंडीशन आगे दी हुई है कि सच दैट हाई लेवल ऑफ ऑथेंटिक लीडरशिप हैज अ स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट ऑन कमिटमेंट टू चेंज व्हेन सिनिसिज्म इज लो रेदर देन व्हेन सिनिसिज्म इज हाई, ठीक है। अब ये दो पॉजिटिव वेरिएबल है, उनके दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो तब है जब एक नेगेटिव रिलेशनशिप लो है, ना कि हाई है। जब वो हाई होगा ये रिलेशनशिप वीक होगा, जब ये लो होगा नेगेटिव वेरिएबल तो इनका रिलेशनशिप जो स्ट्रांग होगा। बात समझ आ रही है। इसका मकसद ये हुआ कि यहाँ पे हमने ये बात की कि अगर जो है अगर आप लीडरशिप ऐसा बिहेवियर जो है ऑथेंटिक लीडरशिप का बिहेवियर आपके मैनेजर जो है वो शो कर रहे हैं, तो वो कमिटमेंट सिर्फ उस वक्त करेगा जब लोगों की सिनिसिज्म को भी आप लो रखें,
और इसका मकसद ये हुआ साथ साथ आपने सिनिसिज्म के ऊपर भी ध्यान देना है कि लोगों के जहनों को भी आपने साफ करना है। उसके लिए आपने कुछ स्ट्रेटजीज फाइंड करनी। यहाँ तक होगी फाइंडिंग्स, ठीक है। अब ये तो फाइंडिंग जो है सिर्फ सिंपली स्टेट करती है कि जी ये फाइंडिंग है, हमने ये फाइंड किया। अब इस फाइंडिंग का फायदा क्या है भाई? क्यों इन फाइंडिंग को हम कंसीडर करें? क्यों हम इन फाइंडिंग्स को आपकी एक नॉवल फाइंडिंग समझें? क्यों हम समझें कि ये कंट्रीब्यूशन आपने की है? क्यों हम समझें कि ये आपकी फाइंडिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है? आपने एक चीज फाइंड की जो कि पहले से पता है, हो सकता है आपने फाइंड आउट की मगर आपके मैनेजर्स को फायदा ही नहीं है उसका, उसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, या उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्यों आपके मैनेजर्स इस बात को क्यों नोट करें भाई। और उसके लिए आपने उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस या थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस देनी पड़ती है। आपको बताना पड़ता है कि ये स्टडीज या ये फाइंडिंग जो है ये लोगों को क्यों फायदा देंगी। तो ये आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने अगर फाइंडिंग को देखते हैं तो या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन को देखते हैं तो वो ये बताया कि the results show that Pakistani hospitals undergoing restructuring research shows that in Pakistani hospitals undergoing restructuring, leaders who use authentic leadership will have followers who are more committed to enacting the planned changes. But this effect is magnified if followers are not cynical about the change. Thus, regulators of the public sector hospitals may benefit from this study by developing authenticity in hospital leaders to mitigate cynicism about organization change and enhance their commitment to change. ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की कि आपके पास जो है दो चीजें आ गई। एक तो ये है कि आप ये करते हैं कि जो है वो सिनिसिज्म को अथेंटिक लीडरशिप आप डेवलप करते हैं, और आपकी अथेंटिक लीडरशिप जो है वो आप का कमिटमेंट टू चेंज उस वक्त डेवलप करेगी जब आप सिनिसिज्म को भी लो कर लेते हैं, ठीक है, या सिनिसिज्म आपका लो है। तो दोनों तीनों चीजों को आप कंसीडर करें, तभी आप जाके जो है वो रिस्ट्रिक्शन के तौर पर प्राइवेटाइजेशन के टाइम के ऊपर आप लोगों की कमिटमेंट जो है हासिल करें। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आपके पास प्राइवेटाइजेशन आप कर रहे हैं, आप चेंजेस कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज की कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ तक चीजें बात हो गई। तो इसमें कुछ और भी हेडिंग्स हैं ओरिजिनलिटी और वैल्यू की, कि जी आपकी बात चलो आपने कह दिया कि जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसके मैनेजर को फायदा है, मगर ये आपका काम नावल क्यों है, ओरिजिनल कैसे है, इसकी वैल्यू कैसी है, नॉवेलिटी क्या है, और ये दूसरे काम से डिफरेंट कैसे है। तो आप बताएंगे स्टडी फर्स्ट व्हिच हैज एक्सप्लोर्ड रिलेशनशिप अमंग सिनिसिज्म cynicism about change, authentic leadership and commitment change in private and context of Pakistan. Findings should be tested in other cultural contexts to determine the general ability. ठीक है, आपने यहाँ पे दोनों चीजें दे दी, अपना ओरिजिनलिटी भी दे दी और साथ में फ्यूचर रिकमेंडेशंस भी आपने ऐड कर दिया। हालांकि ये ओरिजिनलिटी के कॉन्टेक्स्ट में लाजमी नॉर्मली नहीं आता, यहाँ पे जब आप लिमिटेशन देते हैं या जो है वो फ्यूचर रिकमेंडेशन देते हैं तो आप ये चीजें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने से ही आपको आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि आपने किस तरीके से जो है वो काम करना है, सही है। यहाँ तक चीज होगी कि आप कैसे जो है वो काम को बढ़ते हैं, लेके चलते हैं। तो जब आप थीसिस लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं तो हमने बात की थी कि इसके जो है वो 5 मेजर जो है वो इसके आप समझे कि इसके कंपोनेंट होते हैं। इंट्रोडक्शन है नंबर 1, नंबर 2 लिटरेचर है, लिटरेचर रिव्यू, और नंबर 3 जो है आपका मेथोडोलॉजी है, और नंबर 4 आपके रिजल्ट्स हैं, और नंबर 5 आपका डिस्कशन और कंक्लूजन है, ठीक है। मगर जब हम स्टार्ट पकड़ते हैं ना, तो स्टार्ट जो है वो हम हमेशा दरमियान से पकड़ते हैं, ठीक है। स्टोरी राइटिंग में भी जब कहते हैं लोग कि इसकी जो प्लॉट है वो दरमियान से शुरू होता है, ठीक है, और फिर उसमें आपने देखा होगा एक स्टोरी शुरू हुई और फिर पीछे से लो बंदा जो है वो बता देता है पे उसकी पिछली स्टोरी पे बता देता है और फिर आगे बढ़ता है, ठीक है, और आके जाके क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आर्टिकल्स में भी लोग मुख्तलिफ अप्रोचेस यूज करते हैं, मगर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता होता हूँ कि यू मस्ट स्टार्ट टेक अ स्टार्ट फ्रॉम योर लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। जब आप फ्रेमवर्क पहले आइडेंटिफाई करें, लिटरेचर आइडेंटिफाई करें, तो उसके बाद आपको अंदाजा होता है कि आप जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फिर आप इंट्रोडक्शन भी लिखते हैं और मेथोडोलॉजी और ये चीजें जो है वो आप कर लेते हैं, ठीक है। मगर बहरहाल अगर हम पढ़ने के सेंस में आप यहाँ से ही शुरू करते हैं तो मैं आपको बताता जाऊँ कि इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं ना। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बुनियादी तौर पर इंट्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है ब्रॉड एरिया,
ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप उस टॉपिक के ऊपर ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात नहीं करते, ऑब्जेक्टिव आप अपना शो नहीं करते, आप उस लिटरेचर को वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, मगर एक ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई करते हैं ना। यहाँ ब्रॉड एरिया क्या था, यहाँ ब्रॉड एरिया था ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ठीक है, ब्रॉड एरिया क्या था कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो आपका ब्रॉड एरिया है, जो आपकी थ्योरी है आमतौर पर वो आपका ब्रॉड एरिया हो जाता है, जो आप काम जहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हैं वो आपका ब्रॉड एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा, क्या कहा, बात शुरू क्या मतलब क्या की है यहाँ से, although studies about organizational change in public sector often make a case for the importance of proactive leadership, external contextual factors such as government regulations have pushed organization to change. Public sector organizations are consistently under economic pressure. ठीक है, तो फिर हमने बात की कि क्यों चेंजेस हो रही हैं। हमने यहाँ पे बात की कि ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन में भी तब्दीलियां हो रही हैं कि उसके उन पर इकोनॉमिक प्रेशर है, ठीक है, और एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, पहले हमने बात की कि जी इकोनॉमिक प्रेशर है, उसकी वजह से, एफिशिएंसी की वजह से जो है आप उसको तब्दील कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। ये हमने वहाँ से बड़ी रिलेवेंट चीज़ें दी हैं। ठीक है, एक कलियाल की स्टडी है, हिना जावेद कलियाल, ये जो है वो लड़की अभी मेरे ख्याल कनाडा के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है मैडम, और इन्होंने नस्ट से किया है, पीएचडी किया है, इन्होंने 2 पीएचडी किए हैं, एक बाहर से भी पीएचडी किया हुआ है। ठीक है, हिना जावेद कलियाल, और ये इनकी पीएचडी थीसिस का काम था। और उसके बाद हमने कहा कि हमने यहाँ पे बात कर दी जनरल। ठीक है, कौन सी बात की, जनरल बात की। यहाँ आप देख रहे हैं कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, इस चीज का जिक्र है, पब्लिक सेक्टर का जिक्र है, जनरल वर्ल्ड लेवल की बात की। वर्ल्ड लेवल की बात करने के बाद फिर आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट पे आ गए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, आप मतलब यहाँ देखें ना, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, ब्रॉडर से स्मॉलर की तरफ आते हैं। ठीक है, ये फनल अप्रोच अख्तियार करते हैं, यूं ऐसे करके, यानी कि ब्रॉड एरिया से आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में उधर आ जाते हैं। पहले आप जनरल एक बिग स्टेटमेंट दी, फिर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट पे आ गए। पाकिस्तान में हम यहाँ से आगे पब्लिक सेक्टर की बात की है, डायरेक्ट हॉस्पिटल पे भी नहीं आए। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की बात की कि जी पब्लिक सेक्टर में क्या होता है। ठीक है, हमने यहाँ अपने ही आर्टिकल का एक वो एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, फिर हमने कहा जी कि यहाँ प्राइवेटाइजेशन हो रही है, यूनियनाइज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। जब यूनियनाइज ऑर्गेनाइजेशन होती है तो हमने एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बात की कि यूनियनाइज ऑर्गेनाइजेशन जो है खासतौर पर उनके अंदर सिनिसिज्म ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो है यूनियन के अंदर आप लोग जाते ही तब हैं जब आप समझते हैं कि आपके लोग जो है सही से काम नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह की बात आ गई। उसके बाद क्या है कि क्या नाम है, ओके, ये हमने फिर दूसरे वेरिएबल्स की जनरल बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं हम, जो है वो दूसरे एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ आ जाए आप, तो यहाँ देखें आपके सिग्निफिकेंस की बात, आपकी स्टडी की बात की कि जी ये क्यों सेप्टिज्म इम्पोर्टेंट है और क्यों जो सिनिसिज्म इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ आ गए कि जी इस स्टडी का क्या फायदा है, ऑब्जेक्टिव्स पे आ गए कि जी पहले हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज में प्राइवेटाइजेशन हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर भी पब्लिक सेक्टर में हो रही है, यूनियनाइज्ड पब्लिक सेक्टर है। फिर हमने बात की कि यहाँ पे जो यूनियनाइज्ड पब्लिक सेक्टर है वो लोग काइनिकल होते हैं, तो उनके सिनिसिज्म की वजह से बहुत सी चीज़ें जो है वो रह जाती हैं, बहुत से इम्पैक्ट जो है वो सही रूप से आइडेंटिफाई नहीं होते। फिर हमने बात की कि हम उसको कैसे मिटिगेट करें, क्यों उसको हम देखें। फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स लेके इधर आ गए कि जी इन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे आके बात की कि ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए ना, यहाँ तक, यहाँ से आप देख रहे हैं, दिस स्टडी एम्स टू ट्रेस द इम्पैक्ट ऑफ ऑथेंटिक लीडरशिप, ये ऑब्जेक्टिव दे दिए। इस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर यहाँ पर ही हमने सिग्निफिकेंस दे दी। क्या सिग्निफिकेंस, दिस स्टडी विल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इनसाइट्स फॉर द चेंज एजेंट्स ऑफ हेल्थ सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, कि आप पहले बात करके आते हैं, अपना केस बनाते हैं, उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स पेश करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स को सेल करने के लिए आप उसकी सिग्निफिकेंस दे देते हैं, आप बताते हैं कि क्यों जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, ये फिर लिटरेचर रिव्यू का पोर्शन आया, उसके अंदर हमने बात कर दी जनरल के जी या क्या है ऑथेंटिक लीडरशिप, और उसके अंदर हमने बात की कि डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्ट हमने दी, थ्योरी की डेफिनेशन दी। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे आ गए
जीके लिटरेचर को हमने कंपेयर किया, कंपेरिजन ऑफ लिटरेचर विद फाइंडिंग्स ऑफ अदर रिसर्चर्स एज वेल एज रिलेवेंस विद योर ओन वर्क। आप क्या करते हैं लिटरेचर रिव्यू के अंदर कि आप मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ स्टडीज आप पढ़ते हैं, उन स्टडीज को आपने ये देखना है कि आया वो आपके जो है वो थ्योरी के साथ कैसे मैच करती हैं और आपके काम के साथ कैसे मैच करती हैं, ठीक है, और आपके जो है जो आप काम लेके आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ कैसे मैच कर रहे हैं, सही है। और उसके बाद हमने उनके पहले तो हमने बात की कि जो मेजर थ्योरी है हमारी वो क्यों हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटिंग में थी। फिर हमने जो रिलेशनशिप है हमारे वेरिएबल्स के वो उनको आइडेंटिफाई किया। हम वी बिगिन फ्रॉम द डिफाइनिंग द यू नो द आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने डिफाइन किया, फिर उसके हमने पैरामीटर्स चेक किए, फिर हमने उनका अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लिंक चेक किया कि कौन कौन सी स्टडीज हैं जिन्होंने इनका जो है वो चेक किया है, कौन सी अप्रोचेस यूज करके चेक किया है। और वहाँ पे आपने ये भी देखा है कि स्ट्रेस द नीड आइडेंटिफाई की वो स्टडीज जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट को चेक करने के लिए हमें सजेशंस दी हुई हैं। हमने कहा जी ये एक स्टडी थी जिन्होंने ये बताया था कि ऑथेंटिक लीडरशिप को ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में चेक करने की जरूरत है, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये अगर ऐसी स्टडी नहीं है जिन्होंने इन इस रिलेशनशिप को पहले चेक किया है, देखिए हम एक अप्रोच यूज करते होते हैं। वो जो मैथमेटिक्स में हमें पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स हमें समझ में आई ना आई, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम उसको अभी भी लाइफ में अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने मैथमेटिक्स में फार्मूला पढ़ते हैं ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन इट मींस ए इज इक्वल टू सी, है ना। अगर ए और बी बराबर है और बी और सी बराबर है, यकीनन ए और सी बराबर है। मिसाल के तौर पर अगर ए और बी बराबर है इसका मतलब अगर ए रेड है तो बी भी रेड है, ठीक है। और हमने कहा जी बी और सी बराबर है, इसका मतलब बी रेड है तो सी भी रेड होगा, तो यकीनन ए और सी भी रेड हो गए, ठीक है। बराबर का मतलब ये है ना कैसे है। तो यहाँ भी ये चीज होती है कि अगर वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के दरम्यान में आपके पास लिंक मौजूद नहीं है, ठीक है, नहीं वेरिएबल ए और वेरिएबल सी के दरम्यान में आपके पास लिंक जो है नजर नहीं आता, नहीं मिल रहा, मगर आपको ये पता है कि वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के दरम्यान में लिंक है और वेरिएबल बी और वेरिएबल सी के दरम्यान में लिंक है, तो आप वेरिएबल ए और वेरिएबल सी के दरम्यान में लिंक को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको पता है वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, मिसाल तो हमने कहा ऑथेंटिक लीडरशिप और कमिटमेंट टू चेंज के दरमियान में कोई जो है लिंक मौजूद नहीं है, मगर हमें पता है ऑथेंटिक लीडरशिप के साथ मिलता जुलता एक और लीडरशिप बिहेवियर है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप कहते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप और कमिटमेंट टू चेंज के साथ लिंक मौजूद है, इसका मतलब है ऑथेंटिक लीडरशिप के साथ भी हो सकता है। हम ये अज्यूम कर सकते हैं, हमें चेक करने की जरूरत है, क्योंकि पहले किसी ने नहीं चेक किया, हम चेक करें आया ये भी डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता। थोड़ा सा डिफरेंस तो है ना, मगर रिलेटेड है। एक हम जब भी किसी वेरिएबल को देखते हैं तो उनका हम नोमोलॉजिकल नेटवर्क चेक करते हैं, ठीक है। अब हर वेरिएबल की एक फैमिली होती है, यानी वो वेरिएबल जो है कुछ के साथ जो है कॉमन फीचर्स शेयर करते हैं, ठीक है, दूसरे वेरिएबल के साथ, तो वो उसका एक नोमोलॉजिकल नेटवर्क बनता है जहां जहां उनकी पॉजिटिव चीजें जो है वो आ जाती हैं, और कुछ के साथ वो अपोजिट भी होता है, ठीक है। तो हम नोमोलॉजिकल नेटवर्क को लेके आगे चलते होते हैं। जब भी आप लिटरेचर रिव्यू जो है वो चेक करते हैं तो आपको वहां से आइडेंटिफाई होता है कि आप किस तरीके से आर्टिकल्स के दरमियान और वेरिएबल्स के दरमियान में लिंक को जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये पूरी बात करके आए, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा 100% आर्टिकल को नहीं पढ़ सकता हूँ, तो सिर्फ यहाँ से आप थोड़ा सा बता रहा था, तो इस तरीके से आप लास्ट में हाइपोथेसिस डेवलप किया। हाइपोथेसिस का ये होता है कि जो डायरेक्ट हाइपोथेसिस होते हैं, और हाइपोथेसिस में दो तीन चीजें जरूरी होनी चाहिए। एक तो रिलेशनशिप आप आइडेंटिफाई करें कि जी कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। क्योंकि पता होना चाहिए कि अगर ऑथेंटिक लीडरशिप उसके ऊपर रिलेट कर रहा है तो उसका नाम पहले आएगा। ऑथेंटिक लीडरशिप विल बी पॉजिटिव रिलेटेड टू, ये हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में नहीं होगा, ठीक है। मिसाल आप ये नहीं लिख सकते कमिटमेंट टू चेंज विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑथेंटिक लीडरशिप है, या विल बी इम्पैक्टेड बाय ऑथेंटिक लीडरशिप, ये नहीं होगा। मतलब पैसिव वॉइस जो है नहीं यूज होता, हमेशा एक्टिव वॉइस यूज होता है, ठीक है, ताकि उससे आपको पता चले कि एक्चुअली काम कौन कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यू आर बीइंग टॉट बाय द टीचर है, मगर एक्चुअली ये नहीं है कि यू आर बीइंग टॉट, एक्चुअली द टीचर इज टीचिंग यू, है ना। तो जो मेजर इन्फ्लुएंस है वो किसके ऊपर है कि जो काम मतलब कर रहा है, ठीक है। बात तो एक ही है कि स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर, ठीक है, मगर यहाँ पे इम्पैक्ट किसका है पैसिव वॉइस में, कि हम तो कह रहे हैं जी ये हो सकता है कि टीचर
अपना तो रोल है नहीं, ये तो फिर स्टूडेंट ने उसको जबरदस्ती बिठाया हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना, मैंने बिठाया हुआ जबरदस्ती आपको। तो हाँ, तो ये है। उसके बाद फिर ये हमें चेक करना होता है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, ये चीज भी चेक करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा इसी तरीके से हमने दूसरे वेरिएबल को डिफाइन किया। इसको भी हमने जब ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम अबाउट चेंज है, ठीक है, तो हम जब ये क्योंकि वेरिएबल जो है हमारा ये था एक आप समझें कि डोमेन लेवन है, एक पर्टिकुलर डोमेन के मतलब के चेंज के ऊपर, तो हमने एक जनरल सिनेरिज्म को पहले डिफाइन किया, उसके बाद हम सिनेरिज्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन चेंज पे आ गए। ठीक है, पहले हमने इसको जनरली डिफाइन किया और उसके बाद हम सिनेरिज्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन चेंज पे आए, उसको डिफाइन किया और फिर उसका हमने चेक किया कि दूसरे वेरिएबल के साथ क्या लिंक है। ठीक है, और फिर उसकी हमने दूसरे लिटरेचर यहाँ से मौजूद दिया और थ्योरीज को भी हमने आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ आ गए। यहाँ इसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि जी क्यों इसके फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। फिर हमने इनको ऑथेंटिक लीडरशिप इनका हमने चेक किया और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए क्या नाम है मॉडरेटिंग हाइपोथेसिस के ऊपर। तो हमें यहाँ बताया, देखिए यहाँ चीज़ें हमने दी हुई हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर हमने अगर किसी की चीज़ें दी हुई हैं कोई हमने, तो उनको हमने क्या किया हुआ है कि उसके पेज नंबर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, ताकि पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि जो है वो उनका फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर हमने यहाँ बात करके आ गए कि पाकिस्तानी हेल्थ केयर वर्कर्स चेंज विल मॉडरेट रिलेशनशिप बिटवीन ऑथेंटिक कमिटमेंट चेंज such that higher level of authentic leadership will be more positively related to commitment change with cynicism low than cynicism high. सिंपली ये कह देना कि ये मॉडरेट करता है, ये इनफ नहीं है। मॉडरेशन की कंडीशंस को भी आपको पता होना चाहिए और ये आपने अपनी थ्योरी के अंदर लिखनी है। यहाँ तक बात हो गई, आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। कौन से? इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू। जब आप फ्रेमवर्क बना लेते हैं, यहाँ हम आमतौर पर फ्रेमवर्क दे देते होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ दिया हुआ है, ये क्योंकि इन्होंने मेथोडोलॉजी में ऊपर दे दिया, मगर हम जब थीसिस में लिखते हैं तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ खत्म होता है यहीं पर ही हम वो चीज़ें दे देते होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी बात आती है मेथोडोलॉजी की। फॉर सेक्शन ऑफ सूटेबल कंटेंट्स फॉर दिस स्टडी इंटरनेट सर्च वाज कंडक्टेड as information regarding the majority of the recurring changes in organization was determined either through the internet, newspaper or television. ये हमने एक ली हुई थी, एक साइटेशन ली है। पता चला कि ये इन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आपको चेंजेस के बारे में कहाँ से लेंगे भाई? आपको किसने बताया कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस हो रही हैं, हॉस्पिटल में जो है वो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में डाल रहे हैं, आपको कैसे पता चला? ख़बर तो नहीं आई ना। ठीक है, तो हम उस इंफॉर्मेशन सोर्स को हमें साइट करना पड़ता है, रेफर करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि जी हमने यहाँ से ये इंफॉर्मेशन सोर्स हमारा ये था। उसके बाद फिर जो है वो हमने देखा कि कहाँ-कहाँ हो रहा है, कौन-कौन से इदारे हो रहे हैं, कौन-कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो ये हमने स्टाफ रिपोर्टर 2015 यानी ये अखबार का हमने रेफरेंस दिया, डॉन अखबार का रेफरेंस दिया या फिर द न्यूज़ अखबार का रेफरेंस है। ठीक है, फिर हमने कहा ये सेक्टर हमने सिलेक्ट किया। और क्यों हेल्थ सेक्टर को सिलेक्ट किया कि ऑथेंटिक लीडरशिप इस सेक्टर के लिए ज़्यादा फिट समझी जाती है, तो ये हमने यहाँ से उसकी भी साइटेशन दे दी। ठीक है, फिर हमने कहा जी इतनी हमारे पास थी और एक और चीज़ भी थी कि जी हॉस्पिटल इसलिए भी सिलेक्ट की कि ये यूनियनाइज्ड हॉस्पिटल्स थी और यूनियनाइज्ड हॉस्पिटल जो है वो उनमें सिनिसिज्म की प्रेवलेंस ज़्यादा होती है, ये हमारी अजम्पशन थी। ठीक है, फिर हमने यहाँ ये बताया ये कॉन्टेस्ट के बारे में डिफाइन करने के बाद ये सारी चीज़ें हमने बताई। फिर यहाँ आपने प्रोसीजर बताया कि कितने क्वेश्चनेयर हमने दिए, कि जी 280 क्वेश्चनर्स हमें मौसूल हुए। ठीक है, उनमें से जो है हालांकि नहीं सॉरी 350 क्वेश्चनेयर हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, कितने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए थे? 350। ठीक है, उनमें से हमें मिले कितने? 280। ठीक है, 350 में से अगर 280 मिले तो इसका फिर हम 280 को 350 और ये हम उसका रेशो निकालते होते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि दूसरे हॉस्पिटल में भी हमने डेटा कलेक्ट किया, वहाँ से भी हमें इतने मिले। ठीक है, तो टोटल मिला के हमें कितने क्वेश्चन जो है वो यूजेबल हमें मिले जी 271। ठीक है, तो फिर हमने उसका रिस्पॉन्स रेट कैलकुलेट किया। ठीक है, रिस्पॉन्स रेट कैलकुलेट किया 65% था। सही है, रिस्पॉन्स रेट कैलकुलेट करने के बाद आपने आइडेंटिफाई किया यहाँ चीज़ें हो गई। फिर हम यहाँ पे आ गए जी हमने CFA किया ACM के जरिए और ये वो और डेटा जो हमने कलेक्ट की वो किस पॉइंट से थी, पैरामीटर्स और सारी चीज़ें मेथोडोलॉजी दे दी। ठीक है, ये यहाँ चीज़ें हमने बताया कि जी
अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि सैंपल साइज की एडुकेसी, आया आपका सैंपल साइज एडुकेट है या नहीं है, कि क्या ये इस स्टडी के लिए 271 का सैंपल साइज फिट है, ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए भी हमने रेफरेंस दिया कि ये चीजें होती हैं कि जी इसके लिए कितना कितना जो है वो चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। आजकल जो है जी पावर की एक वेबसाइट है, वहाँ पे यूज करते हैं और चेक करते हैं कि कोई सैंपल साइज जो है आपका एडिक्वेट है या नहीं है। फिर यहाँ चीजें जो है आपने बताया मैयर्स, कि कौन कौन से वेरिएबल्स को किस किस की स्टडीज से कौन से क्वेश्चनियर से आपने मैयर किया है। ये क्वेश्चनियर आपने दे दिए, उसमें हमने बाद क्वेश्चन के वो भी दे देते होते हैं, आइटम्स भी दे देते होते हैं, ठीक है। सैंपल आइटम हमने आइडेंटिफाई किए और उसके बाद एनालाइज किया है और उसकी फिर कुछ वैलिडिटी और लाइबिलिटी की बातें होती हैं। ये हम फिर जब एनालिसिस का चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और भी इस पे कर लेंगे। आपके पास डेटा आएगा तो मैं आपको चीज़ें करके दूंगा। फिर ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने एनालाइज किया और ये चीज़ें हमने बता दी कि ये आइटम थे, उसकी ये फैक्टर लोडिंग्स थी, और हमने ये भी बताया कि ये जो है क्या नाम है मॉडल फिट इंडाइसिस, ये मॉडल फिट वहाँ पे चेक होता है। ये वैल्यूज आ गई जिससे हमें पता चल गया अगर ये बीटा वैल्यूज हैं, ये पॉजिटिव हैं और स्ट्रॉन्ग है, 1 से ऊपर है, और ये पी वैल्यू आपकी लेस देन 0.0051 है, तो फिर उसका मतलब है आपका H1 जो है एक्सेप्ट हो गया। यहाँ से आपने एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। इनकी भी आपने एक्सेप्टेंस दे दी, इनकी भी एक्सेप्टेंस यहाँ से दे दी, ठीक है। फिर स्लोप आपने बना दिया जो कि वो फिगर 3 और 4 में है, तो वो आपने बना दिया, ठीक है। फिर आप ये देखें कि हमारे था, आपने ये चेक किया कि जी ये जो है क्या नाम है आपका, आ रहा है? यस सर। ये आप नजर आ रहा है कि ये अगर आप सॉरी एनोटेट किस समय कर रहा था, सॉरी जी जी ठीक है। अच्छा चले, ये आपने देख रहे हैं ये 0.43 आया और हमें ये जो वैल्यूज थी वो हमने बता दी, चेक कर ली, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने बनाया ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को फर्स्ट हाइपोथेसिस के बारे में था, ठीक है। मॉडल 1 मॉडल 2 में हमने इन दोनों को रख के चेक किया और मॉडल 3 में हमने जो है वो ये चेक किया इसके जो वो इंटरेक्शन टर्म्स कहते हैं वो बनाई, ठीक है। ये कंट्रोल वेरिएबल्स हैं। यहाँ आ गए जो दूसरा हाइपोथेसिस था वो ये यहाँ पे चेक किया। फर्स्ट हाइपोथेसिस के लिए ये फिगर यूज होती है, ठीक है, कि एथनिक लीडरशिप और डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे है, कमिटमेंट टू चेंज के ऊपर, ठीक है। ये एरर टर्म होती है, ये हम बाद में टेक्निकल चीजों में बताएंगे आपको। ये यहाँ पे आपने देखा पॉजिटिव है, वैल्यूज की पॉजिटिव है और इसकी जो है पी वैल्यू कम है, ठीक है। तो हमने ये एज्यूम किया कि ये रिजल्ट हमारे सपोर्ट हो गई, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आ गए कि हमारा जो था यदि इंटरेक्शन प्लॉट हमने बनाया, ठीक है। हमारा जो हाइपोथेसिस था सेकंड के यदि ऑथेंटिक लीडरशिप जो है वो हायर लेवल ऑथेंटिक लीडरशिप विल बी रिलेटेड टू कमिटमेंट टू चेंज इन कंडीशन व्हेन द क्या नाम है सिनिसिज्म इज लो रेदर देन द हाई। ये हाई सिनिसिज्म की लाइन है, ये लो सिनिसिज्म की लाइन है। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये हाई है तो ये भी अगर लो है, ठीक है, ये लो है तो ही आपका जो है कमिटमेंट टू चेंज हाई होगा। अगर ये हाई है सिनिसिज्म और ये आपका बेशक हाई हो मगर आपके जो है कमिटमेंट टू चेंज जो है वो लो ही होगी, ठीक है, कम होगी, और इसमें कमिटमेंट जो है ज्यादा डेवलप होती है, ठीक है, तो या स्ट्रांग डेवलप होती है। तो ये आपका यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है वो सेकंड भी आ गया। उसके फिर यहाँ आपने पूरी डिस्कशन दे दी कि क्यों है। फिर इसमें जब डिस्कशन आप लिखते हैं तो उस डिस्कशन में आप ये बताते हैं सॉरी कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के अंदर, ठीक है। यहाँ डिस्कशन के अंदर हम क्या बताते हैं कि हमारी जो है हमने कहा कि ये आथर्स जो है वो नोटेड के लिए ये चीज़ें हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे बताया कि दिस स्टडी ये आपके ये वाले हाइपोथेसिस थे, ये आपने बता दिया, और उनकी जो सपोर्ट है डिफरेंट आथर्स से ये आपको यहाँ पे पता चल जाती है। क्यों? That this confirms previous studies which found a positive relationship between authentic leadership and various foci of commitment, such as effective organizational commitment, and effective commitment to change. इन हमने जो है कमिटमेंट टू चेंज के साथ